फिर बच्चों आज का क्वेश्चन पेपर था, जो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। पहले मोटिवेशनल कोड पढ़ते हैं। तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का हो कोई मकसद, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, जो बोर्ड में 2023 का बोर्ड का एग्जाम था। आज तारीख है 29 मार्च को अपना पेपर हुआ था। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हृदय का संबंधन करने वाला हार्मोन का उदाहरण है। तो वैसे तो ये तीनों जो ऊपर के हैं, ये पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबिसिक, और एक और है, 4 हार्मोन है पादप हार्मोन, एक और है जाइलम। तो इसमें हृदय का संबंधन करने वाला हार्मोन का उदाहरण है एबिसिक। इसमें से है, जो से नंबर के सही आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी है? इसमें आएगा अनुमस्तिष्क। इसमें भी सही आएगा। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई चीनी संरचना का बाह्य लक्षण होता है। तो इसमें भी सही ऑप्शन आएगा गोल और पीला। गोल और पीला। कैपिटल आर का मतलब गोल और कैपिटल वाई का मतलब पीला। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत का उदाहरण दीजिए। नवीनीकरणीय स्रोत का मतलब है जिसे दोबारा पुनः जनरेट किया जा सकता है, मतलब दोबारा बनाया जा सकता है। तो इसमें कौन सा आएगा? ए ऑप्शन, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा को एक बार बनाने के बाद दोबारा भी अपन बना सकते हैं। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना कौन सी है? जो राजस्थान में जिससे पहले, मतलब जिस अपन जल प्राप्त करने के लिए जो संकल्पना प्रयोग में लेते थे, वो कौन सी है? खादीन। खादीन ए ऑप्शन आएगा इसमें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए चित्र कोण एक्स का मान लिखिए। देखो यहाँ पर आपतित किरण और परावर्तक पृष्ठ टकराने के बाद ये परावर्तित किरण, और बीच में क्या? अभिलंब। मैंने पहले बताया था, जो कोण आई है इसका बराबर कोण आर, मतलब आपतन कोण बराबर हमेशा रहता है कोण परावर्तन कोण के। तो आपतन कोण कितना? 30 डिग्री, और परावर्तन कोण 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर हो कोण 30 डिग्री। तो इसका एक्स का मान कितना है? 30 डिग्री। इसमें 10 सही है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन, परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती हैं। परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती हैं। तो इसका सही आंसर है पुतली का आकार। जो अपने आंखों में पुतली होती है उसका साइज को नियंत्रित करती हैं। पुतली का आकार, साइज ऑफ प्यूपिल। इसके बाद है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? किलोवाट हावर्स किस भौतिक राशि रासायनिक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इसमें सही आंसर है वह विद्युत ऊर्जा का। इसका विद्युत ऊर्जा का। तो इसके बाद है आठवां क्वेश्चन में विद्युत ऊर्जा। इसके बाद नवा क्वेश्चन, ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति वाई का पहचाने। मैंने पहले ही बताया था आपको क्लास में भी कि जो भी परिपथ अगर मान ली श्रेणी क्रम में है, उसमें अपन क्या यूज करेंगे? एमीटर। क्या यूज करेंगे? एमीटर। मान लीजिए कोई परिपथ है, जैसे माना और पास ये कोई परिपथ है, एक सेकेंड। तो इसमें ये क्या लग रहा है? एमीटर। एमीटर को हमेशा किस में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में, सीरीज में। और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में। अब इसमें पूछा वाई, वाई किस में लग रहा है? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ क्या आएगा? एमीटर। तो इसका द आंसर सही है, बिल्कुल एमीटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है। वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या है? संक्षारण। द इसके बाद है 11वां क्वेश्चन, एल्यूमिनियम, फेरस तथा जिंक की अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। देखो सबसे पहले सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सी धातु है? सोडियम। इसके बाद पोटेशियम, फिर इसके बाद फेरस, नहीं सॉरी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद फेरस, फिर और है नीचे। तो अपन को किसमें बढ़ता क्रम बताना है? तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम फेरस। तो इसमें क्या आएगा? ए आंसर सही है, बिल्कुल। 12वां क्वेश्चन है, CH3 COOH प्लस में CH3 डैश CH2OH। तो एम में क्या बनेगा? क्या होता है जब अपन CH3 COOH
प्लस में CH3 डैश CH2OH। अब देखो इसमें क्या है, H2 गैस तो बाहर निकल जाएगी, ये इसको अपन ऐसे बना लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डैश CH3 डैश CH2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो इसमें क्या बनेगा उत्पाद, द आंसर सही है। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1, लार में भी एंजाइम होता है जिसे लारिये, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन या एक पेप्सिन पाया जाता है, एक और पाया जाता है, क्या नाम है, चलो अपन पेप्सिन ही कर दो, वो ध्यान नहीं आ रहा, एक और पाया जाता है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कायिक प्रबंधन का लाभ है, यह किस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधों के खालिस्तान होते हैं, सहायक होते हैं, क्या होते हैं, सहायक, इसमें सहायक आएगा। इसके बाद पदार्थ को जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, खालिस्तान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण, क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण। इसके बाद चुंबक के सजातीय ध्रुव परस्पर खालिस्तान होते हैं, सजातीय मतलब एक समान ध्रुव क्या करते हैं, परस्पर प्रतिकर्षित, लाइक पॉल्स ऑफ मैग्नेट खालिस्तान विद ईच अदर, तो इसमें क्या आएगा, प्रतिकर्षित। सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम, सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की कितनी संख्या है, टोटल 8, कितनी है, 8। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे से है अतिलोकतरात्मक प्रश्न, और अतिलोकतरात्मक पहला क्वेश्चन है, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रिया विधि नियंत्रित करती है, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रिया विधि नियंत्रित करती है, तो कौन सी क्रिया विधि नियंत्रित करती है, पुनः भ्रमण, इसमें आएगा आंसर पुनः भ्रमण। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम, पैरामीशियम। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि, पर्यावरण प्रदूषण, क्या आएगा इसमें, पर्यावरण प्रदूषण। इसके बाद पारितंत्र के अजैव घटक का एक उदाहरण दीजिए, पारितंत्र के अजैव घटक का एक उदाहरण, इसमें क्या आएगा, प्लास्टिक, और क्या है, थैलियाँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5वां, जो भी बच्चा टॉपर है, जो भी मेरिट मानने वाला है, तो उसके लायक ये सवाल है, और एक और सवाल उसको मैं बताऊंगा। 2 क्वेश्चन है जो इस पेपर में बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़े से हार्ड है और सब नॉर्मल है, जिसने ये क्या है वो समझो, उसके एग्जाम अच्छा गया है और उसके नंबर भी अच्छा आएंगे। अच्छा, इसमें देखा है, इसमें दे रखा है 2 भौतिक राशियाँ P बराबर में 5 ओम और Q बराबर में 8 गुणा 10⁻⁻4 ओम गुणा में ओम गुणा मीटर के चालकों की लंबाई आधी करने पर P व Q के संगत मान को। मैंने तुम्हें क्लास में पहले ही बताया था कि पहली लाइन में जब मैंने कहा कि ओम किन किन कारकों पर निर्भर करता है, मतलब प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो पहली लाइन लिखवाया था कि प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, लंबाई के, मतलब पहली लाइन में लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मान लें चालकों की लंबाई को आधी कर दें, अगर मान लें सपोज कर एल का मान अपन ने 2 भौतिक राशियों का पी का मान क्या दे रखा, 5 ओम, जब 5 ओम को अपन आधा करेंगे तो क्या आएगा, 2.5 ओम, तो पी का मान क्या आ गया, 2.5 ओम, तो यहाँ पी का मान आ गया 2.5 ओम।
अब इसमें क्यों बराबर 8 गुणा 10 की पावर -4 ओम गुणा मीटर। ओम गुणा मीटर किसका? प्रतिरोधकता का मात्रक है। ओम गुणा मीटर किसका मात्रक है? ये वाला प्रतिरोधकता का। और प्रतिरोधकता किसके समानुपाती होती है? एल के, लंबाई के। तो इसका भी क्या होगा? आधा। तो 8 गुणा 10 की पावर -4 का जब अपन आधा करेंगे तो क्या आएगा? क्यों बराबर 4 गुणा 10 की पावर -4 आंसर। तो P बराबर 2.5 ओम और क्यों बराबर 4 गुणा 10 की पावर -4 ओम मीटर। और ये मात्रक किसका? ओम मीटर, प्रतिरोधकता का। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद है 6th क्वेश्चन, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। माने सपोज करो ये कोई चुंबकीय रेखा है और एक और चुंबकीय है, ये दोनों एक दूसरे अगर काटेंगे या प्रतिच्छेद करेंगे तो इस कटान बिंदु पर दो दिशाएं अपन को प्राप्त होंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है जैसे कि हमारे सामने लिख रहा है, किसी विद्युत धारावाहिक परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। एक बार दोबारा पढ़ लो। किसी विद्युत धारावाहिक परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। मैंने क्लास में भी तुम्हें बनाया था, तो एक बार दोबारा बना लेते हैं। ये बन गया एक धारावाहिक परिनालिका का चित्र, इस तरह है कुछ। ये बैटरी लगा दी, प्लस माइनस ये धारा जा रही है, ठीक है, यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है? समांतर क्रम में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शानी है। ये वाली, ये गई, ये गई, ये गई, ये यहाँ से यहाँ पर। इसको भी समांतर क्रम में, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये ना, इसकी दिशा अभी रोज थोड़ी देर पूरे पेपर करना, इनकी दिशा अपोजिट साइड रहेगी। जिस तरफ धारा की दिशा रहती है हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उनके अपोजिट रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट गति करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। जब हम अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया करवाते हैं तो लवण और जल बनता है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लें अपने पास कोई अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस में किसके साथ करवा रहे हैं? क्षार के साथ। क्षार है अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो इन दोनों की क्रिया होगी तो लवण बनेगा। लवण में क्या बनेगा? NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस में जल H2O। ये कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद अपन चलते हैं आगे। आगे चलते हैं तो आगे क्वेश्चन नंबर है 9। आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त नियम यह है कि तत्वों के आवर्त सारणी उनके परमाणु क्रम के आवर्त फलन होती है। तत्वों की आवर्त सारणी उनके परमाणु क्रम के आवर्त फलन होती है। एक बार लिख दो हल्का सा, तत्वों की आवर्त सारणी उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होती है। ये इसमें आएगा, ठीक है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, तो क्या बन रहा है? कॉपर प्लस में हाइड्रोजन। इसमें पूछ रखा है उपयुक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम लिखिए। अपचयित, अपचयन पहले, सबसे पहले तो हम पता होना चाहिए अपचयन किसे कहते हैं। अपचयन कहते हैं जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो अभिक्रिया कहलाती है अपचयन। अच्छा, इसमें अपचयन, अपचयित कौन सा पदार्थ हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो कौन सा पदार्थ हो रहा है? Cu, कॉपर ऑक्साइड का यहाँ क्या हो रहा है? का अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से चलते आगे। आयोडीन, हीरा और सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिखिए। ये तो सभी को, मुझे लगता है सभी ने क्या होगा, और मैंने पहले ही बताया कि अपने प्रकृति में सबसे जो कठोर पदार्थ है वो क्या है? हीरा। तो इसमें कौन सा आएगा? हीरा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12वां है, अच्छा क्वेश्चन है। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। मैंने क्लास में सबसे पहले यही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मीथेन की बनवाई है, और मैंने मोस्ट क्वेश्चन में भी इसको बार बार मोस्ट किया है, सभी बच्चों को पता है इस बात का। तो आइए इनका दोबारा से बना लेते हैं, बहुत सरल है। मीथेन के लिए कार्बन संख्या कितनी होनी चाहिए? एक कार्बन संख्या 1। और मीथेन एन आ रहा है पीछे, इसलिए अपने सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1। कार्बन के पहले 4 इलेक्ट्रॉन करते हैं, 1 2 3 4, ये तो कार्बन को हो गए 4 इलेक्ट्रॉन।
अब इसके चारों साइड क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, एक ये और एक ये, हाइड्रोजन लगाते हैं। ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, ये हाइड्रोजन के इसके 2 कंप्लीट, इसके 2 कंप्लीट और इसके 2 कंप्लीट। अब अपन को क्या है ना, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। 2 2 4 2 6 2 चौक 8, ये कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। ये मीथेन की संरचना बन गई। इसका सूत्र क्या है, CH4। ठीक है, आगे चलते हैं। यार बच्चों इतना हार्ड पेपर तो नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन है जो थोड़े से घुमाए हैं हल्के से, लेकिन पेपर सही है, पेपर का लेवल भी अच्छा है। ठीक है, करने में जिसने पढ़ाई की है उसका पेपर अच्छा हुआ है, और जिसने नहीं पढ़ाई की उसको पता है, जिसने नहीं की ना उसको सब पता है कि मेरा पेपर कैसा हुआ। बाकी चलते हैं हल्का सा। खंड ब में पहला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, मतलब देखो 13वां क्वेश्चन, जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। जैव प्रक्रम मतलब अपने जो प्रकृति में जीवित रहने के लिए जो भी प्रक्रम अपन क्या करते हैं, मतलब खाना खाते हैं वगैरह, मतलब मेरे कम याद है, इसको अपन कर लेंगे, इसको बाद बता दूंगा। चलो आगे करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, एकलिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए, इसके 2 उदाहरण दीजिए। एकलिंगी पुष्प ऐसा पुष्प जिसमें या तो नर हो या मादा हो, इनमें से एक हो, वो क्या कहलाता है, एकलिंगी पुष्प। इसके उदाहरण जैसे मान ले पपीता और तरबूज, 2 हैं। फिर है, वर्ती कागज पर प्राक कणों के अनुकरण का नामांकित चित्र बनाइए। मैंने पहले ही क्लास में अच्छी तरह बनवाया था, ये वाला चित्र हल्का सा बना देता हूँ, थोड़ा सा कुछ इस तरह से है। ऐसे है कुछ, ये इसमें अंडाशय हो गया, ये इसका ये पुंकेसर, ये स्त्री केसर, तो ऐसे कुछ है वर्तिकाग्र परागकणों का नामक चित्र। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रभाव को समझाइए। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच पर्यावरण ऊर्जा के प्रभाव को समझाइए। इसमें वो आरेख बनेगा, जैसे सबसे नीचे सूर्य, सूर्य के नीचे सजीव, सजीव के बाद निर्जीव, ऐसा कुछ है। 15 पार्ट का क्वेश्चन है, देख लेना। तो ऐसे 6-7 पॉइंट है, ये आरेख बनेगा इसमें। अच्छा, 8वां क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, लेंस के आवर्धन की परिभाषा दीजिए। लेंस के आवर्धन, मैंने आवर्धन को पहले बताया था। आवर्धन को सबसे पहले किससे निरूपित करते हैं, स्मॉल एम से, और स्मॉल एम बराबर में एच डैश अपॉन में एच, सॉरी एच। एच डैश का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच का मतलब है बिंब की ऊंचाई। मतलब इसकी परिभाषा बन गई अब आवर्धन की, किसी वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात और बिंब के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। नंबर 2, वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोले दर्पण का नाम बताइए। मतलब साइड में जो शीशा लगा होता है साइड देखने के लिए वाहनों में, वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। कौन सा होता है, सबको पता है, ये उत्तल। मैंने बार बार करवाया था, अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा आ भी गया। नंबर 1, 9वां क्वेश्चन का पहला है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। विद्युत विभवांतर की मैंने पहले बोला था, किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु को, मान लें ये बिंदु है, एक बिंदु को किसी दूसरे बिंदु तक, माना एक बिंदु बी है, किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, माना बिंदु ए को विद्युत क्षेत्र में बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 9वां का दूसरा, जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं 2 युक्तियों के नाम बताओ। मोस्ट क्वेश्चन था, मैंने मोस्टन में भी लगवाया था और मैंने अच्छी तरह बताया था। एक तो है विद्युत हीटर, और एक विद्युत प्रेस मतलब इस्त्री। ठीक है, विद्युत बल्ब भी लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वां देखते हैं। 10वां क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले है, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। श्रेणी क्रम में मान ले, चित्र बनाते हैं हल्का सा, ये कोई परिपथ है और ये परिपथ किस में जुड़ रहा है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, सबको आता है ये करना। ये R1, ये R2 प्रतिरोध और यह R3।
अच्छा, श्रेणी क्रम में शॉर्टकट में बताऊं तो सूत्र क्या बनेगा, जैसे ओम के नियम से अपन लिखते हैं V बराबर आई आर। अच्छा, इन दोनों के विभवांतर V1, इन दोनों के बीच V2 और इन दोनों के बीच V3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगर मान लें V का मान निकालते हैं अपन आई आर, ये ऊपर लिख रखा है जो कि मैंने पहले ही, V बराबर आई आर ओम का नियम कहता है ये। और V1 का मान निकालेंगे जब क्या आएगा, V1 का मान निकालेंगे तो आई आर वन, V2 का मान निकालेंगे तो आई आर टू, V3 का मान निकालेंगे तो आई आर थ्री। कंप्लीट। ठीक है भाई, अब इनका आपस में अपन मान रखते हैं। V बराबर V1 प्लस में V2 प्लस में V3, इन सब का ये मान ले समीकरण नंबर, अपनी समीकरण नंबर मान ले, इसको 2 मान ले, और इन सब समीकरणों को मान ले समीकरण 1। समीकरण 1 का समीकरण 2 में मान रखने पर क्या आ जाएगा, V का मान आ जाएगा आई आर बराबर में V1 का मान आएगा आई आर वन प्लस में V2 का मान आएगा आई आर टू, सॉरी दिख नहीं रहा, आई आर टू प्लस में V3 का मतलब आई आर थ्री। आई आर बराबर में आई कॉमन ले ले, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई कट गया, अब बचेगा आर बराबर में आर वन प्लस में आर टू प्लस में आर थ्री। ये वाला ये करना था, सिंपल सा है। ठीक है, सॉरी देखा नहीं, अब पता नहीं था कैमरे में, अब आ गया। हाँ अब सही है, करते हैं आगे। एक सेकेंड। ये हो गया। इसके बाद है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में निम्नलिखित अभिकारकों के एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित कीजिए। सबसे पहले एथेनॉल, एथेनॉल के लिए कितने कार्बन होने चाहिए, मैथ के लिए 1 और एथ के लिए 2 कार्बन, मतलब CH3 डैश CH2 डैश, ओल आ रहा है पीछे, सॉरी अनुलग्न क्या लग रहा है, ओल लग रहा है, तो यहाँ समूह कौन सा आएगा, एल्कोहल वाला OH। अच्छा, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करनी है, पहले सोडियम के साथ, ये ले कर दिया सोडियम के साथ। क्या बनेगा, क्या बनेगा, बनेगा भाई ये CH3 डैश CH2 डैश ONA और प्लस में हाइड्रोजन गैस। इसको संतुलित कर लेना, तुम कर लेना, लेकिन 3 दूनी 6, यहाँ 3 लगा दो और यहाँ 3 लगा दो, वही संतुलित। 3 या 9, एक सेकेंड, चलो कर लेना, तुम कर लेना, लेकिन बनेगा ये। इसके बाद है CH3 नंबर 2 पर है, CH3 अरे CH3 डैश CH2 डैश OH प्लस में H2SO4। क्या बनेगा, इसमें बनेगा CH3 CH2 डैश डैश H2O। सॉरी, ये मैं अभी बता दूंगा, इन दोनों क्वेश्चनों को रहने दो। 14 क्वेश्चन अभी थोड़े दिमाग से बाहर है, इनको करेंगे अपन थोड़ी देर रुक के, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की, 14वां का दूसरा। तो सॉरी, ये थोड़ा सा गलत है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, आगे करते हैं। इसमें अगर मान लें एथेनॉल की अभिक्रिया CH3 प्लस में, नहीं सॉरी, डैश CH2 डैश OH प्लस में किसके साथ करवा रहे हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या बनेगा, एथीन बनेगा। किसका निर्माण होगा, एथीन। यहाँ लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा एथीन, और प्लस में क्या बनेगा, जल। ये हो जाए कंप्लीट। इसके बाद 15 क्वेश्चन है, साबुन की मिश्रित संरचना को चित्रित कीजिए।
कुछ इस प्रकार इसमें चित्र बनेगा। Na+ ऐसे कुछ इस तरह बनेगा। और इसको कहते हैं जलरागि भाग, और इसको कहते हैं अंदर वाले को जल स्नेही। कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है, कर लेना, देख लेना और अच्छी तरह। इसके बाद है 16 क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत को समझाइए। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत ये था कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में परमाणु तत्वों के प्रथम तत्वों का जो प्रथम तत्वों के गुण थे वो 8 नंबर के गुण के समान मिल रहे थे। मतलब जो 1 नंबर पर तत्व था उसका कौन से गुण समान मैच हो रहे थे, 8 नंबर से। तो इसने क्या किया, इस नियम को न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का नाम दिया। और ये अपने किससे, जो अपने हिंदी के जो संगीत स्वर है सा रे गा मा पा धा नि सा, इसके मैच खाते हैं, तो इसके भी कंपेयर किया, ठीक है। ये न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के सिद्धांत है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। होनी पड़ी होगी, होगा बढ़िया होगा। हाँ आज कोई तो साइंस का पेपर सही हो, यही है सरल पेपर है। हाँ और सुनील ने बुलाया मैं। प्यारे बच्चों 17 क्वेश्चन था, अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम और 2 कार्य लिखो। तो अंडाशय से स्रावित हार्मोन, प्यारे बच्चों मादा में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितने हार्मोन पाए जाते हैं। मादा में 2 हार्मोन पाए जाते हैं, कितने, 2। एक तो एस्ट्रोजन, नंबर 2 प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इसके बाद अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन। कौन सा है, एस्ट्रोजन। इसके कार्य हैं जो मादा के अंदर जो शिशु जन्म ले रहा है उसके शरीर की वृद्धि करना और उसको समय समय पर पोषण पहुंचाना, किसका काम है, एस्ट्रोजन का। इसके बाद है समजात और समरूप अंगों को परिभाषित कीजिए। चार बच्चे, इनमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं, तो इसका सही है आंसर है समजात अंग वो होते हैं जिनके कार्य तो अलग अलग हों और संरचना एक जैसी हो। समजात अंग कौन से होते हैं, जिसके कार्य अलग अलग हों और संरचना एक जैसी हो, क्या कहलाता है, समजात अंग। जैसे जैसे मेंढक के अग्रपाद, मतलब मेंढक के अग्रपाद मतलब अगले पैर, और मनुष्य के हाथ, ये दोनों, इनके कार्य तो अलग अलग हैं लेकिन संरचना एक जैसी है। समरूप अंग वो हैं जिनके कार्य समान हो और संरचनाएं अलग अलग हो। समरूप अंग कौन से हैं, वे अंग जिनके कार्य तो समान और संरचनाएं अलग अलग, जैसे कीट और पक्षियों के पंख, ठीक है। आगे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि तारे टिमटिमाते हैं, ये कौन सी घटना है, अपवर्तन की घटना है। कौन सी है, अपवर्तन, अपवर्तन की घटना है। देखो जब सूर्य से जब तारों से प्रकाश आता है तो वायुमंडल में बहुत सारे कण होते हैं, धूल के कण हैं, जो उनसे बार बार जो प्रकाश परावर्त मतलब अपवर्तन होता है, बार बार रिफ्लेक्ट वो बार बार अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारे टिमटिमाते हुए हम उनको आसमान में प्रतीत होते हैं, ठीक है। इसके बाद है खतरे के संकेत सिग्नल लाल रंग के क्यों होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर है खतरे का सिग्नल जो लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, मतलब वो बहुत ही कम फैलता है, इसलिए वो दूर से हमें दिख जाता है। तो खतरे के लाल संकेत इसलिए लाल होते हैं, ठीक है। अच्छा 20वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20वां है। क्वेश्चन नंबर 20वां में पहला क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब कोई 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन का दहन, जैसे C+O2 क्या बनता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जब एक अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद बनाता है तो क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CaCO3 बराबर में CaO प्लस में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनेगा, ये वियोजन अभिक्रिया। तो इसके बाद है 21वां क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए। वायु श्वसन वो श्वसन होता है जो वायु की उपस्थिति में होता है, क्या कहलाता है, वायु श्वसन, जैसे मनुष्य में, ठीक है। नंबर 2, मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाइए। मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग में वो चित्र बनेगा पुष्ट से वाला, और अपन क्या करते हैं, मनुष्य जो होता है
वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो इसमें ये 2-3 लाइनें लिखनी है, मानव श्वसन तंत्र वायुमार्ग को समझाना। फिर इसके बाद मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। कुछ इस प्रकार चित्र है अपना। कुछ इस तरह से वो चित्र है, इसमें नेफ्रॉन है, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक भाई, सॉरी जल्दी जल्दी में, कोई बात नहीं, इस तरह से वो चित्र बन जाएगा मानव श्वसन तंत्र। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर अथवा में है, पहला पाचन को परिभाषित कीजिए। जब मनुष्य खाना खाता है तो उसका पाचन की क्रिया मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो ग्रेसिका होती है, जो अपनी नाड़ी की नली होती है, इसमें पाचन पचता नहीं है। उसके बाद आमाशय में जाता है, आमाशय में खाने का पाचन होता है, और सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। उसके बाद बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद मलाशय द्वारा बाहर निकल जाता है। तो पाचन में ये अपन को स्टेप बाय स्टेप ये जो मैंने बताई ये लाइनें लिखनी थी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, भोजन के पाचन में अंगनासिक रस की भूमिका को समझाइए। अंगनासिक रस, अंगनासिक रस कौन सा होता है? अम्लीय माध्यम होता है। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। अपन भोजन जो पचता है वो किस माध्यम में पचता है? अम्लीय माध्यम में। और अपने आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल। यानी अब ये क्या करता है, जो अपन खाना खाते हैं, जो अपने वसा होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, जो विटामिन होते हैं, उनको अम्ल के माध्यम में पचाता है। उनको छोटे छोटे मतलब सकराओं को बदलता है किसमें? ग्लूकोज में, और उनको धीरे धीरे पचाता है। ठीक है। इसमें ये 2-3 लाइनें लिखनी है। नंबर तीसरा है, मानव के पाचन तंत्र आहार नाल की संरचना का चित्र बनाइए। कुछ वो वाला था मैंने बनवाया था क्लास में, ये कुछ इस तरह भाई ऐसे बन रहा है चित्र, देख लेना। ये आमाशय हो गया, इसके बाद छोटी आंत, ऐसे कुछ इस तरह। तो ये बना लेना, ये बड़ी आंत हो गई, और ये मलद्वार। ठीक है, ऐसे कुछ ठीक कर लेना, कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं अपन, आगे चलकर क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। कौन से पे? 22 क्वेश्चन है, ये लो। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए, जबकि एक बिंब उसके फोकस पर स्थित है। देखो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये हो गया अपना एक अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। ये अपने पास मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष खींच लिया। ठीक है। अच्छा, बिंब की स्थिति कहाँ पर है? फोकस बिंदु पर। ये मान ले फोकस बिंदु है। ठीक है, ओके सर। इसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर है। इसके बाद ये रख दी वस्तु, यहाँ से प्रकाश गया, प्रकाश किरण टकराई, टकराने के बाद वक्रता केंद्र से गुजरकर वापस चली गई उसी दिशा में। यहाँ से प्रकाश किरण आई, टकराने के बाद समांतर में चली गई। अच्छा ठीक है। अब देखो इसमें 3 बातें बतानी है अपन को, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, और प्रतिबिंब की प्रकृति। सबसे पहले प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार इसमें बनेगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है। इसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। ओके भाई। इसके बाद वस्तु का आकार, वस्तु की प्रकृति, वास्तविक व उल्टा, और प्रति और क्या है? प्रतिबिंब का साइज, वस्तु से बड़ा है, प्रतिबिंब का साइज हो गया, प्रकृति वास्तविक व उल्टा। बस ये 2 बातें ही लिखनी है। इसके बाद सॉरी एक और बात लिखनी है, वो मेरे ध्यान नहीं आ रही, लेकिन मैं बता दूंगा अभी। और आगे करते हैं अपन। यदि एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो क्या निकालने? फोकस दूरी निकालनी है अपन को। क्या निकालने? फोकस दूरी। तो R बराबर होता है 2F। ठीक है। अब निकालनी क्या है? फोकस दूरी। तो इसलिए F बराबर में R/2। R का मान कितना है? 14, और नीचे 2, 2 7 14 सेंटीमीटर। ठीक है। ठीक है भाई। इसके बाद आगे चलते हैं अपन।
आगे चलकर अपन करते हैं, हाँ ये देख लो, अथवा में जो क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब F1 तथा F2 के मध्य स्थित हो। कौन सा उत्तल लेंस है? उत्तल लेंस के लिए कैसे लेंस बनेगा, ये बना लिया अपन उत्तल लेंस, ये उसका हो गया मुख्य अक्ष। अब क्या कह रहा है, जबकि बिंब कहाँ पर रखो, ये F1 और ये 2F1, यहाँ बिंब रखा अपने पास, और ये F2 और यहाँ पे 2F2। प्रकाश किरण आई, टकराई, उत्तल लेंस से टकराने के बाद यहाँ से मतलब मुख्य फोकस से होती हुई गुजर गई, फिर यहाँ से कोई किरण आई मुख्य अक्ष से, ये वाला ये बनेगा प्रतिबिंब। देख लेना और पास में कर लेना भाई, नॉर्मल टेम्परेरी अपना चित्र बना रहे तो ये बन जाएगी। तो इसमें क्या है, वस्तु की स्थिति मतलब वस्तु का आकार, वस्तु का साइज बनेगा प्रतिबिंब से छोटा, और वस्तु की स्थिति आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, ठीक है। और वस्तु कहाँ पर बन रहा है, मतलब वस्तु बन नहीं सॉरी प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, F2 है 2F2 के बीच में। हाँ यहाँ पर भी अपन को ये लिखना है, वस्तु मतलब प्रतिबिंब बन कहाँ पर आया, अनंत पर। कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर, ठीक है। आगे तीन तीन बातें लिखनी, तीन इसमें तीन इसमें। अच्छा आगे चलते हैं अपन, आगे चलकर अपन क्या करते हैं, 22वें क्वेश्चन का अथवा का दूसरा करते हैं। दूसरा, यदि एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। पी बराबर में, सबको पता है ये सूत्र, पी बराबर में 1/f, ठीक है। अच्छा क्या करना है, फोकस दूरी याद करनी है, तो एफ बराबर में 1/पी। पी का मान कितना है, 2.5, पॉइंट हटा दो, ऊपर लगा दो 0 और नीचे 25, 5 2 10, 5 25, तो 5 चौक मतलब 5 का भाग देंगे 2 में तो पॉइंट लगाओ पहले, 5 चौक 20, और मात्रा क्या आ जाएगा, कितने, फोकस दूरी 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी आ गई। इसके बाद है 23वां, गंध सूचक का कोई एक उदाहरण लिखिए। प्याज है गंध सूचक, प्याज, वनीला, ठीक है, और तेल, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं आगे, कहाँ चलते हैं, हल्का सा आगे चलते हैं, और 23वां का दूसरा क्वेश्चन करते हैं अच्छी तरह। ये देखो अब सही पेपर, 23वां का दूसरा, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करने पर ए अवक्षेप बनता है। सबसे पहले चूने के पानी में चूने का पानी क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में किसकी गैस प्रभावित कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्लियर यहाँ तक, क्लियर भाई गुरुजी। तो यहाँ क्या बनेगा, इन दोनों को जब आपस में इनकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा ओके गुरुजी, और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा इसके बाद फिर आगे चल रहा है, ये तो बन गया हमारे पास अवक्षेप है, ये तो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप है। यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित किया जाए तो एक जल विलेय पदार्थ B बनता है। ए और बी के रासायनिक सूत्र व निहित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ए और बी रासायनिक सूत्र व रासायनिक अभिक्रिया लिखो। अच्छा एक बार दोबारा सुनो, दोबारा सॉरी मांग रहा हूँ, एक मिस्टेक हो गई हल्की, दोबारा करते हैं अपन इनको, कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं। तो सबसे पहले चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले ये तो अपने सही था, ये भी मैंने गलत और काट और दिया, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। यहाँ करते हैं नीचे की तरफ जगह पर, ये होगा चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस, प्लस में कौन सी गैस प्रभावित कर रहे हैं, CO2, और क्या बनेगा हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस में हाइड्रोजन गैस, ओके क्लियर। फिर क्या कह रहा है कि जो हमारे पास अवक्षेप ए बना है, इसमें दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलाना है।
तो CaCO3 प्लस में CO2 प्लस में H2O जल भी मिलाना। तो क्या बन रहा है अपने पास अब? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होल्टवाइज, मतलब कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट का होल्टवाइज। ठीक है, ये अपने पास उत्पाद बनेगा प्रोडक्ट लास्ट में। इसके बाद आगे करते हैं शुद्ध जल का पीएच मान। सबको पता है, अच्छी तरह से समझाया क्लास में। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7.0, मतलब उदासीन होता है लवण। कहने मतलब उदासीन होता है, ठीक है, 7 होता है। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक की अभिक्रिया से ए बनता है। सोडियम कार्बोनेट मतलब NaCO3 प्लस में किसके साथ? HCl, HCl बनाना। तो क्या बनेगा? अभिक्रिया से ए यौगिक बनता है। अच्छा, इन दोनों की जब आपस में क्रिया कराएंगे तो पहले तो क्या बनेगा? लवण बनेगा NaCl, और फिर क्या बनेगा? जल बनेगा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर बच्चों देखो, ये तो हो गए सोडियम कार्बोनेट प्लस में अम्ल है अपने पास। अम्ल कौन सा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें क्या बनेंगे? इन दोनों की जब आपस में परस्पर क्रिया करवाएंगे तो सबसे पहले तो लवण बनेगा, नमक, सोडियम क्लोराइड, प्लस में जल बनेगा H2O और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है इसके बाद साधारण नमक भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? साधारण नमक भी कहते हैं। एक जलीय विलयन में विद्युत प्रभावित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब इसमें जो लवण बनाए NaCl में अपन क्या बनाए, क्या मिलाएंगे? जल। मान लो विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा? एक तो क्षार बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन, और प्लस में और कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन, Cl2। ठीक है, क्लियर। तो बच्चों ये था अपना पेपर, ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन 2-3 क्वेश्चन हैं जो अपन को मतलब इसमें परेशान कर रहे हैं। और वो क्वेश्चन उन बच्चों ने किए हैं जो वास्तव में मेरिट में आने वाले हैं, जिनके नंबर मतलब 90 या 95 अबाव आएंगे, और जिन्होंने अच्छी तरह डीप में पढ़ा है। तो खास पेपर का लेवल तो नहीं था, लेकिन कुल मिला के ठीक था, एवरेज था पेपर। तो ठीक है, पेपर क्लियर हो। अब जिसके भी जो भी आंसर है उनको मिला लेना। और एक आध क्वेश्चन अगर मुझसे भी कोई मान ले गलती से गलत हो गए हो तो उसके लिए सॉरी। एक बार आप पासबुक में भी चेक कर लेना। शायद मुझे लगता है कि अपने सारे क्वेश्चन मैंने सही बताए, तो और देख लेना एक बार। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।